नमस्कार दोस्तों, जैन इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे बड़े आईपीओ के बारे में और उन सारे सवालों के जवाब हम आज देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो आपको परेशान कर रहे होंगे। साथ ही देखेंगे कि कौन से पॉलिसी होल्डर्स को आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्या पॉलिसी की कोई लिमिट है, क्या कोई प्राइस सेट हुई है, कितना रिजर्वेशन है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, और ऐसी ही कई सवाल के जवाब हम आज देने की आपको कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इन सवाल जवाबों को। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 13 फरवरी 2022 को मार्केट रेगुलेटर सेबी को आईपीओ का मसौदा, जिसे हम DRHP के नाम से जानते हैं, जमा कर दिया है दोस्तों। इसके मुताबिक ये जो आईपीओ होने वाला है वो लगभग 31.6 करोड़ का होगा, या फिर इसमें 5% शेयर कंपनी बेचेगी। इससे कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट भी मिलेगा। हम यहाँ बता रहे हैं ऐसे पॉइंट्स जिनमें उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके मन में चल रहे होंगे। LIC जो है दोस्तों, सब दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है। देश के शेयर बाजार में निवेश करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था भी है। गांव तक फैला हुआ जीवन बीमा संस्थान है। अभी इसमें पूरी हिस्सेदारी जो है दोस्तों वो सरकार की है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए सवाल और उन सवालों के जवाब। सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन है तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, अगर आपका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट नहीं है तो। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी इक्विटी शेयर के रूप में केवल डीमैट के रूप में ही जारी होते हैं। इसलिए कोई भी चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो या रिटेल निवेशक हो, उसके पास एक डीमैट खाता होना जरूरी है दोस्तों। अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा ले दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पर आपके स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आप तक भेजता रहूं। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो और मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता है। तो आइए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। दूसरा क्वेश्चन अगर है दोस्तों, तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए कितने शेयर्स रिजर्व होंगे। DRHP में दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार रिजर्वेशन के हिस्से के तहत LIC पॉलिसी होल्डर्स को 10% शेयर रिजर्व करेगा। हो सकता है उनको शेयर के भाव में 5% का डिस्काउंट भी मिल जाए। तीसरा क्वेश्चन, क्या पॉलिसी होल्डर्स का जो हिस्सा रिजर्व है उसका भी कोई लॉक इन पीरियड होगा। तो नहीं दोस्तों, रिटेल निवेशकों के लिए कभी कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। पॉलिसी होल्डर शेयर्स के लिस्ट होने के तुरंत बाद अगर चाहे तो उसे बेच सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी के ऊपर है। अगला सवाल, मेरी किसी और लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी है, क्या मैं पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत आईपीओ के लिए आवेदन कर सकता हूं। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको अप्लाई करने के या फिर पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन के तहत अप्लाई करने के लिए आपकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ LIC की होनी चाहिए। ये सिर्फ LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए मतलब सुविधा दी गई है। हालांकि आप लिस्टिंग के बाद या उससे पहले आम कोटे से, जो रिटेल इन्वेस्टर्स कोटा है, उसके जरिए आप शेयर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगला सवाल, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसका अभी तक जवाब नहीं मिला है कि कितना, इसकी कोई लिमिट है या नहीं। जब आईपीओ लॉन्च किया जाएगा उस समय बताया जाएगा कि आप कम से कम कितना शेयर खरीद सकते हैं। जहां तक ज्यादा से ज्यादा की बात है, तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही शेयर खरीद सकते हैं, और ये सेबी का रूल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, क्या अलॉटमेंट प्रीमियम रकम या बीमा रकम या पॉलिसीज की संख्या पर आधारित होगा, या फिर क्या पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम प्रीमियम या बीमा राशि की कोई शर्त है, या फिर ऐसी कोई मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन है। ऐसी कोई शर्त नहीं है दोस्तों। अगर आपकी पॉलिसी 100 रुपए की भी है, 1000 रुपए की भी है, तो भी आप इस आईपीओ के तहत बोली लगाने में पात्र है। तो सभी
LIC पॉलिसी होल्डर्स नियमों के अधीन पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत बोली लगाने के पात्र है। इसमें प्रीमियम, बीमा या पॉलिसी की संख्या, कितनी पॉलिसीज आपके पास है, इन संख्या पर ध्यान दिए बिना सभी पात्र पॉलिसी होल्डर्स को एक ही स्तर पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या कोई पॉलिसी होल्डर्स अपने पति या पत्नी या बेटे किसी रिश्तेदार के डीमैट खाते से आवेदन कर सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पॉलिसी होल्डर्स के पास उसके खुद के नाम पर डीमैट खाता होना चाहिए और यह मैंडेटरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी होल्डर्स के लिए कितनी छूट है? यह अभी तय किया जाना है दोस्तों, पर माना जा रहा है कि 5% का डिस्काउंट पॉलिसी होल्डर्स के लिए मिल सकता है। क्या LIC के शेयर्स में निवेश पर टैक्स में छूट मिलेगी? नहीं दोस्तों, ये LIC के इक्विटी शेयर्स है और इक्विटी शेयर्स में कभी कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। आम टैक्स की तरह यहाँ पर भी आपको जो भी मुनाफा होगा, जो भी कमाई होगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्या वरिष्ठ नागरिक किसी भी ऑफर में आवेदन कर सकते हैं? हाँ, उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपने अपनी 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और उसके ऊपर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। अगला सवाल, मेरी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, मेरी और मेरी पत्नी दोनों रिजर्वेशन के पात्र होंगे या नहीं? दोस्तों, पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत इक्विटी शेयर्स के लिए दो में से केवल एक ही आवेदन कर सकता है। ऑफर में बोली लगाने वाले आवेदक, आप या आपके जीवन साथी का पैन नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। आवेदक का अपने नाम पर एक डीमैट खाता होना चाहिए। यदि डीमैट खाता ज्वाइंट है तो आवेदक को डीमैट खाते का प्राइमरी होल्डर होना चाहिए। ये नियम है दोस्तों। अगला सवाल, मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है या फिर विदेश में पढ़ रही है, क्या वह पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन के तहत बोली लगाने के लिए पात्र होगी क्योंकि उसकी भारत में पॉलिसी है? दोस्तों, इसका जवाब है कि अगर वो भारत में उसकी पॉलिसी है तो आवेदन करते समय उसको भारत में ही अवेलेबल रहने की ज़रूरत है, उसको भारत का नागरिक होने की भी ज़रूरत है दोस्तों। अगला सवाल, मैं अपने नाबालिग बेटे के लिए एक पॉलिसी का प्रस्तावक हूँ जिसे हम प्रपोजर कहते हैं, क्या मैं पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन के तहत रिजर्वेशन के लिए पात्र हूँ? जी हाँ, आप पात्र हो, चूंकि आप पॉलिसी के मालिक हैं और इसलिए पॉलिसी होल्डर्स होने के नाते आप पॉलिसी होल्डर्स के रिजर्वेशन हिस्से के तहत रिजर्वेशन के लिए पात्र है, एलिजिबल है। अगला सवाल, मेरे पास LIC की एक लैप्स पॉलिसी है, क्या मैं पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन के तहत शेयर्स खरीद सकता हूँ? इसका जवाब है दोस्तों, सभी पॉलिसी जो मैच्योरिटी, सरेंडर या पॉलिसी होल्डर्स की मृत्यु होने से LIC के रिकॉर्ड से बाहर नहीं हुई है, वे सभी पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत एलिजिबल है, पात्र है। अगला सवाल आपके दिमाग में हो सकता है, मेरे पास प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की पॉलिसी है, क्या मैं LIC का शेयर खरीद सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये ग्रुप पॉलिसी नहीं है तो ग्रुप पॉलिसी के अलावा अन्य सभी पॉलिसी होल्डर्स जो है वो रिजर्वेशन के अंडर आवेदन दे सकते हैं, उसके अंडर बोली लगा सकते हैं दोस्तों, उसके लिए योग्य है, एलिजिबल है। अगला सवाल, क्या NRI पॉलिसी होल्डर्स या भारत से बाहर रहने वाले अन्य पॉलिसी होल्डर्स ऑफर में आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, केवल रेसिडेंट इंडियंस, जिन्हें हम निवासी भारतीय कहते हैं, उनको ही आवेदन करने की छूट है, उनको ही आवेदन करने की पात्रता है। अगला सवाल, मैंने DRHP की तारीख से पहले अब पॉलिसी अप्लाई किया, लेकिन मुझे पॉलिसी जो मिली है, पॉलिसी बॉन्ड जो मिला है वो DRHP की तारीख से बाद में मिला है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो इसका जवाब है दोस्तों, पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन श्रेणी के तहत रिजर्वेशन के लिए पात्र होने के लिए आपकी जो पॉलिसी है वो DRHP की तारीख या उससे पहले जारी की जानी चाहिए। साथ ही इशू खुलने की तारीख पर मैच्योरिटी, सरेंडर या मृत्यु से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों, अगर सही समझ रहे हैं तो आपकी पॉलिसी DRHP की तारीख से पहले ही होनी चाहिए। अगला सवाल, मेरे पास मेरे जीवन साथी के नाम से एक जॉइंट या डीमैट खाता है, हमारी दो अलग अलग पॉलिसीज है, उसमें पैन भी जुड़ा हुआ है, क्या हम दोनों उस एक जॉइंट डीमैट खाते के आधार पर इशू में आवेदन कर सकते हैं? तो इसमें सेबी के नियम में आपको बता दूं दोस्तों, उसके अनुसार डीमैट खाते के दोनों लाभार्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन नहीं किया जा सकता है। आवेदन केवल प्राथमिक लाभार्थी जिसे हम कहते हैं
प्राइमरी बेनिफिशियरी उसके नाम से ही किया जा सकता है। सेकेंडरी बेनिफिशियरी इसका आवेदन नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। अगला सवाल, मैं एक एन्युटी पॉलिसी के तहत पॉलिसी होल्डर्स जो कि अब मर चुकी है उनका जीवन साथी हूँ, वर्तमान में एन्युटीज प्राप्त कर रहा हूँ, क्या मैं एलआईसी के शेयर्स के लिए आवेदन कर सकता हूँ? जी नहीं सर, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पॉलिसी होल्डर नहीं है और केवल एक लाभार्थी है या बेनिफिशियरी है, तो आप ऑफर में आवेदन करने के पात्र नहीं है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगला सवाल, क्या पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत पात्र पॉलिसी होल्डर को आवंटन की गारंटी है? दोस्तों, आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, इसमें किसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, अलॉटमेंट की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इश्यू के आकार का लगभग 10% हिस्सा ही पात्र पॉलिसी होल्डर के लिए आरक्षित है। अगर, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर ये 10 लाख शेयर है और अगर एप्लीकेशन 1 करोड़ आएंगे तो 1 करोड़ में से लॉटरी पद्धति से, लॉटरी के तरीके से 10 लाख शेयर होल्डर्स का पॉलिसी होल्डर्स का चुनाव किया जाएगा और उनको ये इशू अलोकेट किया जाएगा। अगला सवाल, मैं एलआईसी द्वारा जारी पॉलिसी के तहत नॉमिनी हूँ, क्या अपने नाम के तहत इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाने के योग्य हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन हिस्से के तहत केवल पॉलिसी होल्डर्स ही बोली लगाने के लिए एलिजिबल है, नॉमिनी पात्र नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, मैं अपने पैन को पॉलिसी से कैसे लिंक कर सकता हूँ? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। पैन अपडेट करने के लिए एलआईसी के वेबसाइट पर बहुत ही सिंपल शब्दों में सिंपल विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपके पास सिर्फ अपना पैन नंबर, पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के माध्यम से आपका पैन नंबर अपडेट हो जाएगा। आप एलआईसी कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं जहां पैन नंबर को अपडेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे सारे सवाल और उनके जवाब। अगर आपके मन में और कोई अलग सा सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।